हेलो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस। और आज करंट में तो हम लोग करेंगे द हिंदू एनालिसिस, और इसी तरह के जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे प्रिपरेशन के लिए वो सब कॉम्बो पैक के रूप में आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन, ये वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो वो परिस्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं मुद्रास्फीति बराबर महंगाई। 1 केजी आलू है मान लीजिए, और उसका अभी दाम 10 रुपया है, और सेम 1 केजी आलू इसका दाम बढ़ करके अब 15 रुपया हो जा रहा है। मतलब पहले जब मैं 1 केजी आलू खरीद रहा था तो मुझे 10 रुपये देने पड़ रहे थे, जो मुद्रा था वो 10 देना पड़ रहा था। अब जब मैं 1 केजी आलू खरीद रहा हूँ तो मुझे मुद्रा 15 देना पड़ रहा है, यानी मुद्रा में प्रसार हुआ। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका अर्थ भी वही होता है, मुद्रा में प्रसार होना। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये 3 प्रकार की होती है: मांग जनित, लागत जनित और मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। तो ये 3 कारणों से महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ती है, या ये मुद्रास्फीति बढ़ने के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जब वस्तु और सेवा की मांग और आपूर्ति में असंतुलन हो जाए, मीन्स आपूर्ति जितनी है मांग उससे अधिक हो जाए। जितना आपूर्ति हो रहा है मार्केट में, जितनी चीजें अवेलेबल है, अगर उसके तुलना में मांग अधिक हो जाए तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। डिमांड और सप्लाई जब दोनों इक्वल होता है तो वो फिर मार्केट के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई भी 100 केजी का है, डिमांड भी 100 केजी है, तो वो 300 रुपये पर केजी के हिसाब से वो वस्तु बिक रहा है। मीन्स सप्लाई जितना है डिमांड भी उतना है, और ये दोनों बराबर है, तो फिर तो ये अच्छी बात है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अब सिमिलर इसी घटना को, इसी कांस्टेंट को, या ये जो वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आटा ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप अगर इसको सप्लाई और डिमांड बराबर रख रहे हैं तो फिर दाम ठीक है, 300 रुपीज हो रहा है। अब एक उदाहरण देखिए, सप्लाई 100 केजी हो, है ना, और डिमांड 150 केजी हो, तो फिर क्या होगा? जाहिर सा बात है, उसका दाम बढ़ जाएगा। जब भी सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा रहेगा तो उस वस्तु का दाम बढ़ ही जाता है। यही है इन्फ्लेशन। मीन सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर है तो ये इकोनॉमी के लिए परफेक्ट कंडीशन है। सप्लाई से अधिक हो जाए डिमांड, तब जो प्राइस बढ़ता है, इसको हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति के रूप में जानते हैं। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं मिठाई का, या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट। जब मिल्क, दूध 40 रुपये प्रति लीटर है तो उसका दाम 300 रुपया है। अब मान लीजिए कि दूध की कीमत में वृद्धि हो जाए, मीन्स अब वो 50 रुपये लीटर हो जाए, तब उसके दाम में जो वृद्धि हुई है ना, अब जो वृद्धि हो रही है उसके दाम में, वो इसलिए नहीं हो रही है कि डिमांड और सप्लाई में अंतर है। अब इसलिए हो रहा है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट मिल्क से बनता है, और जो मिल्क है, दूध है, उसके दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब दाम बढ़ता है तो ये लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। मीन्स जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाए तो इससे जो महंगाई होती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। और मुद्रास्फीति का ये दूसरा रूप होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। पहले हम लोगों ने मांग जनित मुद्रास्फीति को पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा कारण जो होता है मुद्रास्फीति का। तीसरा प्रकार है जो हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा इस विषय में सभी लोगों ने सोचा है कि काश ऐसा होता कि हमारे पास पैसा छापने का मशीन होता है, या सरकार के पास पैसा छापने का मशीन है तो क्यों नहीं पैसों को अधिक से अधिक प्रिंट करके और मार्केट में दे देती है, फिर हम सब लोग लखपति करोड़पति हो जाते। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता
उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, प्रोडक्शन हमारे सामान का उतना ही है, और मुद्रा की वृद्धि को बढ़ा दिया जाए, मीन्स मनी मार्केट में ज्यादा आ गया, तो ऐसे में लोग जो डिमांड करेंगे ना, वो ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, और इस कारण से भी महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। और एक और आप बात याद रखेंगे कि अधिक अगर मुद्रा प्रिंट हो रहा है ना, तो इससे प्रोडक्शन कम है, मुद्रा अधिक प्रिंट हो रहा है, तो इससे जहां तक कि इकोनॉमी को लॉस होता है। खैर, इस विषय को हम लोग डिटेल्स में किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मुद्रा की जब छपाई अधिक हो रही है, यानी मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है मार्केट में, और वस्तु का प्रोडक्शन सेम रह गया है, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में महंगाई आ जाएगी, और इस महंगाई को हम लोग बोलेंगे मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह जनित महंगाई। ठीक है, एक्सेस प्रिंटिंग एंड फ्लो ऑफ मनी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये तो था मुद्रा का जो स्फीति होता है वो, उसके प्रकार। और अगला टॉपिक है मुद्रा अवस्फीति यानी डिफ्लेशन। ये क्या है? तो ये मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत अवस्था है। इसमें वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति जो होती है उनकी मांग से भी ज्यादा होती है। अब आप ये सोचो कि डिमांड जितना है उससे अधिक सप्लाई हो जाए, तो क्या होगा? तो फिर मार्केट में मुद्रा का गिरावट देखने को मिलेगा, मुद्रा में अस्फीति हो जाएगी। कैसे? अगर हम लोग वो एग्जाम्पल देखें जो हम लोग पीछे देख रहे थे, डिमांड बढ़ रहा था और सप्लाई कम था, तो उस समय क्या हो रहा था? लोग उसको अधिक से अधिक पैसा देके खरीद रहे थे, जिससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जा रहा था। यहाँ ठीक उसके उल्टा हो रहा है, यहाँ सप्लाई अधिक हो जा रहा है और डिमांड कम हो रहा है। तो जब सप्लाई अधिक होगा, डिमांड कम होगा, मीन्स मार्केट में उसकी डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है, तो वो मुद्रा अस्फीति कहलाएगी। एक होता है स्टैगफ्लेशन, गतिहीन स्फीति। ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जब बाजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ गई है, अर्थात इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ है, तो फिर इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब महंगाई भी है और मंदी भी है, तो इसको गतिहीन स्फीति कहते हैं। जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे थे पीछे? महंगाई तब होगी जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ जाए। यहाँ कह रहा है कि नहीं, महंगाई भी हो रहा है और पैसा भी कम है, तो इस अवस्था को, जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिवेल्युएशन, अवमूल्यन। जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, पहले $1 का कीमत ₹70 था, अब $1 का कीमत ₹75 हो गया, और ये जानबूझ करके किया गया है, तो ये अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। तो ये था स्टैगफ्लेशन और डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसा कोई है जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। डिमोनेटाइजेशन क्या है? जब अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा अभी चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए, उसके जगह पे नई मुद्रा का प्रचलन किया जाए, तो वो विमुद्रीकरण कहलाती है। इसके कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में कब कब नोटबंदी हुई है? तो ये 2 बार हुई है। जनवरी 1978 में, जब 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उस समय गवर्नर थे आईजी पटेल। दूसरा नवंबर 2016 में देखने को मिला, जब 5000, 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। इसमें मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। तो ये है विमुद्रीकरण, अर्थव्यवस्था में चल रही मुद्रा को बंद करना, जो लीगल टेंडर है, और उसको जब बंद किया जाता है तो ये प्रोसेस विमुद्रीकरण कहलाती है। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने झेला भी है इस कंडीशन को, देखा भी है इसे, फील भी किया है 2016 में, आपको याद होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और इससे भी प्रायः आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। ये टॉपिक है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज वक्र जो है, ये बताता है कि किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच का डिफरेंशिएशन, विषमता क्या है। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या बता रहा है? किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय
और जो संपत्ति है उसके बीच की जो डिफरेंशिएशन है, विषमता है, वो कैसे निकाला जाएगा, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा। इसमें आपको एक टर्म मिलेगा गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी। ये भी हम लोग समझते चलते हैं। गिनी गुणांक होता है आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकीय माप जो होता है, ये गिनी गुणांक कहलाता है। ये ऊपर आप जो ग्राफ देख रहे हैं जिसमें दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों के बीच आय और संपत्ति की विषमता दोनों दर्शाया गया है। यहाँ पे दो लाइन है, एक इनकम को दर्शा रहा है और एक वो जो प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसको दर्शा रहा है। रहा बात गिनी गुणांक का, कोएफिशिएंट गिनी का, तो ये है आय और संपत्ति के वितरण में जो असमानता को सांख्यिकीय माप में लिखते हैं वही गिनी गुणांक होता है। इसका अधिकतम मूल्य 1 होता है, न्यूनतम मूल्य 0 होता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होता है ऐसा माना जाता है कि समाज में विषमता डिफरेंशिएशन भी उतना ही अधिक है। यानी कि गिनी गुणांक का मूल्य जितना कम रहे, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, जितना कम रहे, तो इससे ये पता चलता है कि गिनी गुणांक का जो मूल्य है वो जितना कम है समाज उतना कम विषमता पर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट है डंपिंग। ये क्या होता है? किसी देश द्वारा जब अपने ही देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश में निर्यात करना पड़े तो ये डंपिंग कहलाता है। जैसे कि चाइना हमारे यहाँ करता है। अभी हाल में आपने एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बारे में भी पढ़ा होगा। खैर मैं उसको और सेपरेट वीडियो में भी बता दूंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो वस्तु है उसको कम मूल्य में दूसरे देश में बेचना पड़े, बेचा जाए, तो ये डंपिंग कहलाता है। हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा क्या है? ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों तरफ हो वो हॉट मनी कहलाता है और इसमें पलायन के भी गुण होते हैं जैसे कि डॉलर। ठीक है। थर्ड वन इज हार्ड मनी, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो या जो इजिली अवेलेबल नहीं हो वो हार्ड मनी कहलाता है। जैसे हमारा पौंड है, यूरो है, ये सब हार्ड मनी के अंतर्गत आता है। ठीक है। डॉलर हॉट मनी के अंतर्गत आता है। अगला है फ्रिंज बेनिफिट्स, इसको हिंदी में अनुषंगी लाभ कहते हैं। किसी नियोक्ता के द्वारा जब अपने कर्मचारी को प्रदान ऐसी कोई सुविधा प्रदान की जाती है जो उसे वेतन के अलावा दिया जा रहा, तो वो फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है। जैसे कंपनी की तरफ से कार मिल गया, हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया। एक टर्म है बहुत चर्चे में, ई चौपाल। ये गांव के इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। गांव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग, कृषि की जानकारी ये सब उपलब्ध कराता है। ये ई चौपाल है। और इस वीडियो का लास्ट टर्म चौथी दुनिया यानी फोर्थ वर्ल्ड। अफ्रीका और एशिया के वे देश जहां पर आधारभूत संरचनाओं की कमी है, शिक्षा का स्तर काफी कम है और वो विदेशों के ऋण पर निर्भर है, चौथी दुनिया के देश कहलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और आप अपना सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।